डॉक्टर हर्षद अली आपको आज के इस क्लास में खैर मकदम करता हूं। हम फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि BANC 134 जो कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करता है, उसकी क्लासेस पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने एंथ्रोपोलॉजी और उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में बात की, जहां पे हमने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए होलिस्टिक साइंस समझने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ मैच करता है, किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी एक रिलेशनशिप बना रहा है बाकी बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स के साथ एज वेल एज साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के साथ। सो हमने एंथ्रोपोलॉजी को 4 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करने की कोशिश की, जिसमें से एक जिसका नाम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, जिसमें हम इंसान के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इंसान के बायोलॉजिकल बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे आप लोगों को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो नाम पड़ा है उसका एक अपना बैकग्राउंड था, और जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी नाम पड़ा है उसका एक अपना बैकग्राउंड था। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वालों का मानना था कि जब भी हम इंसान के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे कि इसकी स्किन कलर, इसके बॉडी कलर, इसके बॉडी शेप, इसके ओवरऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम ज्यादा कोशिश करते हैं पढ़ने की, तो इसका नाम दिया गया था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था, असल में ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। सो दूसरे लोगों का मानना था कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बस फिजिकल बीइंग ही नहीं पढ़ते, हम इंसान को एज ए बायोलॉजिकल बीइंग भी पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल बीइंग का मतलब ये है कि हम इसके जीन्स के बारे में बात करते हैं, हम इसके DNA के बारे में बात करते हैं, हम इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं, हम इसके क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। तो असल में मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हम फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और इसी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम इंसान के इवोल्यूशन, इंसान की पेलियो आर्कियोलॉजी या पेलियो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि हम या कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे सब ब्रांचेस फिर इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में थे और है, और आगे बहुत बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच था सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के सोशल बीइंग को पढ़ते हैं। असल में जब हम इंसान को एज ए इंडिविजुअल देखते हैं या एज ए स्पीशीज देखते हैं, तो इसके पास मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। इस इंसान के पास बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि इसके पास इसका सोसाइटी है, इसके पास इसका कल्चर है, इसके पास जीन्स है, इसके पास इनहेरिटेंस है, इसके पास लैंग्वेज है, इसके पास एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें इंसान को बाकी एनिमल्स से अलग करता है, ये बाकी एनिमल्स से हमें सेपरेट करता है। अदरवाइज हम भी उसी प्राइमेट ग्रुप में ही आते हैं, उन्हीं एनिमल्स के साथ ही क्लासिफाई किए जाते हैं, लेकिन हमें इंसान बनाता है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, वो है हमारी सोसाइटी, वो है हमारा कल्चर, वो है हमारे इनहेरिटेंस पैटर्न्स, वो है हमारे लैंग्वेज। तो बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो इस इंसान को बाकी एनिमल्स से डिफरेंट बनाता है। तो दूसरा जो मैंने बात की थी वो था सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के सोशल बीइंग के बारे में पढ़ते हैं,
और यहाँ पे हम इंसान के वो ग्रुप में रहने का जो हिस्सा है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे ये लोगों के साथ इंटरडिपेंडेंस में आ जाता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, वो इसको अलग बनाता है बाकी एनिमल से। लेकिन अलग बनाने के साथ साथ इसको ये एक ऐसी चीज देता है जिससे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आ जाता है। तो हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो सोसाइटीज हैं, हमारे जो किनशिप्स हैं, ये सारी चीजें हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। द थर्ड वन दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, या जिसको हम कभी कभार प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसको रह के फिलहाल के लिए हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो कि चौथा है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो मैंने आपको अभी बोला, इंसान के साथ ज्यादा वाबस्ता है। अगर हम बाकी एनिमल्स के साथ बात करें, बाकी एनिमल्स के बारे में बात करें, हाँ वो भी थोड़ा सा साउंड क्रिएट करते हैं, मे बी उस साउंड का एक अपना मकसद है, अपना एक काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जंगल में, आप देखेंगे जब बंदर जोर जोर से चिल्लाते हैं या चिड़िया जोर जोर से चिल्लाते हैं, इट गिव्स अस अलार्म कि शेर आ रहा है, कोई और जानवर आ रहा है, कोई और चीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको देख सकते हैं कि यस, इनकी भी जो जबान है, इनकी भी जो ये बात करने का तरीका है, इससे भी कहीं ना कहीं आइडियाज ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन जब हम ह्यूमंस के लैंग्वेज के बारे में बात करें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी, बात करते हैं एल बे ते, उर्दू की जब हम बात करते हैं। इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये हम लिख भी पाते हैं, इसको हम बना भी सकते हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं। दैट मीन्स हम बस बात करने से ही आइडियाज ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम ये आइडियाज लिखने से भी ट्रांसफर कर रहे हैं। आप देखेंगे जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं कि एक बार ने ऐसा ऐसा लिखा है, ये शायर लिखा है, या अकबर बादशाह इस टाइम पे आए थे, ये सारी चीजें आई थी, तो ये सारा लिटरेचर में देखा जाता है, लिटरेचर में पढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन लैंग्वेज, और ये हमें एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दे रहा है, और ये हमें एक कॉम्प्लेक्स चीज दे रहा है इंसान को। इस चीज को हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो द थर्ड वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, इसको हम कभी कभार प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी क्यों? बिकॉज हिस्ट्री के हमारे पास तीन हिस्से हैं। हिस्ट्री जिसको हम कभी कभार पास्ट भी बोलते हैं, हम पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, हम एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो हिस्ट्री असल में तीन चीजों में डिवाइड की गई। एक वो वाला पोर्शन इस समय का जिसमें हमें कोई भी लिटरेचर, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम पढ़ सकें कि क्या हुआ था, इंसान ने क्या काम किए थे, क्या डेवलपमेंट किया था, ये कुछ हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, हमारे पास एक ऐसा समय आया जब इंसान ने थोड़ा बहुत आइडियाज को लिखना स्टार्ट किया। इंसान थोड़ी बहुत ऐसी तस्वीर या कुछ ऐसे नक्श निगार बनाते थे जो हम पढ़ नहीं पा रहे। हाँ, उसके समय में, उसके जमाने में वो कुछ उससे आइडियाज ट्रांसफर कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आज किसी एक एरिया में लैंडस्लाइड आई, फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे, लैंडस्लाइड आई और एक बिल्डिंग जमीन के नीचे चला गया, और आज के बाद 100 साल बाद वहां पे लोगों ने एक्सकेवेशन करके पता लगा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो वहां पे उन बोर्ड्स पे लिखा होगा, दरवाजे के बोर्ड्स पे लगा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ रूम नंबर 10, रूम नंबर 20। तो ऐसे कुछ प्लेट्स लगे होते थे। तो कहीं ना कहीं दे आर ट्रांसफरिंग द आइडियाज। इसी तरीके से जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहला वाला जो मैंने बोला, जिसमें हमारे पास कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि
क्या हुआ था, क्या डेवलपमेंट हुई थी, तो उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ये वो समय है इंसान के इस डेवलपमेंट का जहां पे हमारे पास कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। और दूसरा समय जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री जानते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ये वो समय है। इस समय में हमारे पास चीजें तो लिखी हुई है, कुछ चीजें तो इंसान ने बनाने की कोशिश की, लेकिन हम आज के इंसान उसको पढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज हमारे पास उसके जो अल्फाबेट्स उसने इस्तेमाल किए हैं, जो वर्ड स्ट्रक्चर्स उसने इस्तेमाल किए हैं, जो सेंटेंसेस उसने इस्तेमाल किए हैं, वो हम समझ नहीं पाते। उसके बाद फिर आया हमारे पास हिस्ट्री। ये वो समय है, ये वो पास्ट है जिसके बारे में आराम से इंसान लिटरेचर फाइंड कर सकता है, ढूंढ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं लैंग्वेज एज ए रिटन थिंग सामने आया था। हम आराम से चीजों को लिख सकते थे, हम प्रॉपर राइटिंग स्टाइल अवेलेबल आ चुका था, तो जिसकी वजह से लिटरेचर भी बन चुका था। तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है 3 हिस्सों में बांटा गया। एक जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी अच्छे से हिस्ट्री और हिस्टोरिक रिसर्चेस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री वाला पोर्शन और प्रीहिस्टोरिक वाला पोर्शन जो है, ये खुसूसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का फोकल पॉइंट रहता है। इनका मकसद ये रहता है कि हम उस समय के बारे में बात करें जहां पे बाकी हिस्टोरियंस का लिटरेचर अवेलेबल ना हो, जहां पे बाकी लिटरेचर चीजें अवेलेबल ना हो। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है, तो हम मल्टीपल चीजों को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को गैदर करके सामने लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में होमो हैबिलिस के बारे में बात करते हैं। जब हम होमो हैबिलिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम होमो हैबिलिस को एज ए फिजिकल बीइंग भी समझते हैं, एज ए कल्चरल बीइंग भी समझते हैं, और एज एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट भी उसके पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तीनों चीजों को, इवन की चारों चीजों को जोड़ के जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सामने लेके आ रहे हैं। तो ये है हमारा प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी, और इसी को हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि बेसिक्स क्या है इस आसारी कदीमा में, बुनियादी उसूल क्या है इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं, और ब्लॉक 2 में हम खुसूसन डेटिंग मेथड्स और पास्ट को कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट करें उसके बारे में बातें बताएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेटिंग मेथड्स होते क्या है, और हम कैसे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प अंदाजे से पढ़ा जाता है, और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन सामने लाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंसान के पास्ट को समझना बहुत ही एक फैसिनेटिंग आइडिया है कि आज से कबल 20,000 साल पहले इंसान क्या कर रहा था, आज से कबल 10,000, 15,000, 50,000 करोड़ साल पहले ये इंसान कैसे था, कल्चर कैसे थे, इंसान का चाल चलन कैसा था, इंसान का सोसाइटी कैसा था। ये सारी चीजों के बारे में हम पता लगाते हैं। क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की थी, जहां पे हमने देखा कि हम इंसान के रिलेटेड कोई भी जो चीज अगर जमीन से निकल रही है, जमीन से कोई चीज आर्टिफैक्ट की सूरत में, फॉसिल की सूरत में, या कोई सेटलमेंट की सूरत में सामने आ रही है, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज को जब आप जमीन से एक्सकेवेट करके, एक्सप्लोरेट करके सामने लेके आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस चीज का, इस फॉसिल का, या इस आर्टिफैक्ट का टाइम स्पैन निकालना कि ये कितना पुराना है। क्या ये 10,000 साल पुराना है, क्या ये 20,000 साल पुराना है, क्या ये 50,000 साल पुराना है। तो ये सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि ये निकालने की कोशिश करें।
सो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट। क्या है, आप इस समय के बारे में बात करें कि ये कौन से समय का है, या इंसान के साथ इसकी क्या वाबस्तगी है, इंसान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया, इंसान इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा था, ये सारी चीजें हम उसके बाद एनालिसिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे टूल्स या टेक्निक्स चाहिए, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स चाहिए जिससे हमें पता लगे कि ये जो आर्टिफैक्ट हो, ये जो क्या कहते हैं सेटलमेंट हो, ये जो फॉसिल है, इस फॉसिल को हम पता लगाएं कि ये कितना पुराना है, ये सेटलमेंट कितना पुराना है, ये आर्टिफैक्ट कितना पुराना है। तो उसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मिल के बहुत सारे डेटिंग मेथड्स निकाले। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे डेटिंग मेथड्स हैं जिससे हम समय के बारे में पता करते हैं कि ये कितना पुराना है। क्योंकि अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग चीज और अलग अलग समय के लिए अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक मेथड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन 14 डेटिंग के बारे में बात करें तो ये हमें बस कुछ चीजों के बारे में ही बता सकता है और बस कुछ समय के लिए ही टाइम बता सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 साल, 60,000 साल तक ही लेके जा सकता है, उससे अलावा नहीं। इसी तरीके से थर्मोल्यूमिनेसेंस एक और टेक्निक है, एक और मेथड है, जो कि हम बस एक पर्टिकुलर स्टोन या एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वी नीड मल्टीपल डेटिंग मेथड्स जिससे हम ये पता लगाएं कि ये चीज, ये आर्टिफैक्ट, ये फॉसिल, ये सेटलमेंट कितना पुराना है। अब क्योंकि डेटिंग मेथड्स दो किस्म के हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स है और रिलेटिव डेटिंग मेथड्स। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स हो या रिलेटिव डेटिंग मेथड्स हो, दोनों का मकसद ये है कि हम पता लगाएं कि ये चीज कितनी पुरानी है। लेकिन किसी चीज में हम एग्जैक्ट टर्म्स में बता सकते हैं, जैसे ये लैपटॉप 50,000 साल पुराना है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं फिगर्स में बात बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास रिलेटिव डेटिंग भी होती है, जहां पे हम एक चीज को रिलेट करते हैं दूसरी चीज से, कि ये जितना पुराना ये है उतना ही पुराना ये भी है, या इसमें इतनी मात्रा ज्यादा है, इसकी वजह से ये उतना ज्यादा पुराना है। तो कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इसको रिलेट कर रहे हैं बाकी चीजों के साथ। सो on the basis of the overall essence of the dating methods, we have two dating methods, two major categories of dating methods। एक जिसको हम रिलेटिव डेटिंग मेथड बोलते हैं और दूसरा जिसको हम एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स बोलते हैं। डेटिंग मेथड से पहले हमें चाहिए कि हम समझे कि पास्ट को भी इंसानों ने, जियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, ज़ूलॉजिस्ट ने, आर्कियोबोटनिस्ट ने अलग अलग समय को अलग अलग बुनियादों पे डिवाइड किया। तो असल में लोगों का एक पैटर्न बना, एक ऐसा स्केल बना दिया गया, साइंटिफिक स्केल बना दिया गया on the basis of certain things that happened in the past। कुछ चीजें हुई हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इवेंट्स जो कि इस दुनिया पे हुए, उन इवेंट्स की बुनियाद पे साइंटिस्ट ने इस पुराने समय को डिवाइड किया। डिवाइड मींस इन्होंने इसको अलग अलग खित्तों में डिवाइड किया। लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का मानना था कि अगर हम एक ही टाइम स्पेंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये 4,000 साल पुराना है, 5,000 साल पुराना है, 6,000 साल पुराना है। लेकिन on the basis of certain events that happened in the earth, उन बेसिस को लेके और कुछ डेटिंग मेथड्स को लेके, कुछ अलग अलग चीजों को रिलेट करके साइंटिस्ट ने एक स्केल बना दी जो पास्ट के समय को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर।
और इस स्केल को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले समझना, उसके बाद ही हम डेटिंग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या कैसे हो सकता है, कौन सी चीज कितना पुराना है, कौन से समय के उस दायरे में आता है। तो हर एक अलग अलग सेगमेंट को इन लोगों ने नाम रखा। आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इयॉन्स, रास, पीरियड्स, इपोक्स पेश है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा टाइम का हिस्सा, मेजर चंक ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज इयॉन। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, या हम इसको 4,600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो बताया जाता है कि इससे पहले दुनिया नहीं थी। तो ये जो अर्थ बना, ये अर्थ बनी ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स है। उस समय से लेके आज के समय तक ऑलमोस्ट 4,600 मिलियन ईयर्स हुए। तो इस समय को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले बड़े हिस्सों में बांटा गया, एक जिसको हम प्रीकैम्ब्रियन बोलते हैं, जो कि एक इयॉन है, और दूसरा फेनोरोजोइक, जो कि एक इयॉन है। कुछ लोग इसको प्रीकैम्ब्रियन को और 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये हेडन, आर्चियन एंड प्रोटियोजोइक के नाम से जानते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, सब याद रखने के लिए, हम इयॉन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक जिसको हम प्रीकैम्ब्रियन बोलते हैं और दूसरा जिसको हम फेनोरोजोइक बोलते हैं। तो जो प्रीकैम्ब्रियन है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम और 98% ऑफ द टाइम सारा का सारा हमें प्रीकैम्ब्रियन में ही आता है। सारा का सारा प्रीकैम्ब्रियन में ही आता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, 11 बजे तक सारा समय ये प्रीकैम्ब्रियन में आता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 12:50 तक भी प्रीकैम्ब्रियन का ही टाइम आता है। उसके बाद वो जो 5 मिनट बचे हैं 12 बजने को, वो बाकी हिस्सा बच जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, 4,600 मिलियन ईयर्स एगो टू 541 मिलियन ईयर्स एगो तक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4,100 मिलियन ईयर्स हम एक ही समय में रखते हैं। इसको हम प्रीकैम्ब्रियन पीरियड मानते हैं। असल में बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लूका हो, चाहे वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं बैक्टीरियाज हो, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे के सारे इसी प्रीकैम्ब्रियन में बने, वो भी लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रीकैम्ब्रियन में। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि प्रीकैम्ब्रियन में मेजॉरिटी लाइफ फॉर्म्स नहीं थे, लेकिन लास्ट के स्टेज में कुछ ओरिजिन हुआ लाइफ का। अर्थ का क्रस्ट बना, एटमॉस्फेयर उतना अच्छा बना कि आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ल्ड बना रहने के लायक। इससे पहले यहाँ पे गैसेस ज्यादा थे, यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा थे, टेम्परेचर बहुत खराब था, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइफ फॉर्म्स नहीं थे। सो कहीं ना कहीं हम प्रॉपरली चीजों को सामने नहीं लेके आ पाते थे, बिकॉज टेम्परेचर खराब था, गैस एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर अच्छे से नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीजें सामने नहीं थी। प्रीकैम्ब्रियन के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चले। उसके बाद जो टाइम फ्रेम बना, जिसको हम फेनोरोजोइक टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये फेनोरोजोइक टाइम फ्रेम जो है, ये स्टार्ट होता है 541 मिलियन ईयर्स एगो, खत्म होता है ये आज के इस समय में, जिसको हम 11,000 ईयर्स एगो से लेके प्रेजेंट डेट तक ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 540 मिलियन ईयर्स है, ये हमें फेनोरोजोइक में आ जाते हैं। तो यहां पे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि प्रीकैम्ब्रियन को तो हमने छोड़ दिया,
वी गॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब हम एक और दौर में आए जिसको हम फेनोजोइक मानते हैं। फेनोजोइक को भी हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिसको हम पेलियोजोइक बोलते हैं, दूसरा जिसको हम मीसोजोइक बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम सीनोजोइक बोलते हैं। याद रखिए हमारे पास 3 इराज है, एक पेलियोजोइक, दूसरा मीसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक। तो ये 3 इराज आते हैं अंडर द फेनोजोइक इयॉन। तो इन 3 चीजों को इसलिए अलग अलग किया गया बिकॉज एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, अब एक दूसरा लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल पेलियोजोइक मीसोजोइक का एक मास एक्सटिंक्शन हुआ जो कि ऑलमोस्ट 251 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ, एक कंप्लीट मास एक्सटिंक्शन हुआ। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ जो कि एक बाउंड्री बनी मीसोजोइक और सीनोजोइक के बीच में। तो आप ऐसा समझ लीजिए जो पेलियोजोइक टाइम चल रहा था फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स टू ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स, एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ, बहुत सारे जानवर, बहुत सारी चीजें मर गई। तो उसके बाद एक नया क्या कहते हैं लाइफ फॉर्म पेश आया जो आहिस्ता 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 रेप्टाइल्स आए वगैरह वगैरह बने। वो भी ऑलमोस्ट 150 साल तक चले, 145 इयर्स तक चले, अराउंड दैट समय तक। उसके बाद फिर से एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, फिर से लाइफ फॉर्म्स आ गए, फिर से एक नया दौर आया। तो हमने 3 हिस्सों में इस फेनोजोइक को डिवाइड किया है। हमारे पास है क्या कहते हैं, we got the Paleozoic, we got the Mesozoic, and we got the Cenozoic. इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है सीनोजोइक। क्यों? बिकॉज इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट दे आर कंसर्न्ड अबाउट अर्ली प्राइमेट्स, बिकॉज हमारे लिए पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पीलियोसीन एंड प्लिस्टोसीन एज वेल एज होलोसीन बहुत इंपॉर्टेंट। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। जब हम फेनोजोइक को 3 एराज में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 एराज बनते हैं, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पेलियोजोइक ओल्ड लाइफ फॉर्म्स, मीसोजोइक मिडिल लाइफ फॉर्म्स एंड सीनोजोइक न्यू लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। अब पेलियोजोइक को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिपियन, पेनिसिलियन एंड पर्मियन। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास कुछ ऐसे पीरियड्स जो कि पेलियोजोइक में आते थे। इसमें हमारे पास मैरीन इनवर्टेब्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बनते गए, फिर फिशेस बनते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्फीबियंस बनते गए। और जो ही एम्फीबियंस बने तो एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, खत्म हो गया किस्सा इन लोगों का। और ये जो रेप्टाइल्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जो एम्फीबियंस थे ये आहिस्ता आहिस्ता रेप्टाइल्स में कन्वर्ट होते गए। और हमारे पास मीसोजोइक एरा आया जिसमें हमारे पास टिरासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस टाइम पीरियड आ गया। और दिस वाज कॉल्ड एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। पूरा का पूरा मीसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज इसमें हमारे पास डायनासोर, जिसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े वो जो रेप्टाइल्स थे वो सामने आ चुके थे। और आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट स्टेज में कुछ मैमल्स ने भी इस दुनिया पे कदम रखा। और फिर एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। मास एक्सटेंशन होने के बाद फिर से एक नया दौर पेश आया जिसको हम सीनोजोइक के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये समय स्टार्ट हुआ 66 मिलियन ईयर्स एगो, जब हमारे पास सीनोजोइक का टाइम फ्रेम आया। अब इस सीनोजोइक को हम एज ऑफ मैमल्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पे मैमल्स का बहुत बड़ा दबदबा था, हशमत था, पूरा का पूरा इनका रोल था इस सीनोजोइक एरिया में। इस क्या कहते हैं, सीनोजोइक को हमने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है, एक टर्शियरी और दूसरा क्वार्टरनरी। टर्शियरी में हमारे पास पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पीलियोसीन आता है। याद रखिए हमारे पास पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पीलियोसीन आता है टर्शियरी में। और क्वार्टरनरी में हमारे पास बस 2 इपोक्स आते हैं, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। ये
असल में इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग, जैसे प्लेसिन, एओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी हम आगे जाके अभी इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, आगे जाके अभी हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे, तो तब जाके आप लोगों को ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। सो सिनोजोइक को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया, एक जिसमें हमारे पास टर्शियरी में हमारे पास इपोक्स में पेलियोसीन, एओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड पेलियोसीन इपोक्स आते हैं, और क्वाटरनरी में हमारे पास प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन आते हैं। यहां पे आपने देखा होगा कि दिस इज व्हाट वी कॉल एज एज ऑफ मैमल्स, बिकॉज यहाँ पे इकोसिस्टम्स में चेंज आया, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा अच्छा बना, यहाँ पे ग्रासी लैंड्स बने, यहाँ पे क्या कहते हैं फॉरेस्ट बहुत अच्छे से बने, इसी तरीके से जो प्राइमेट्स है वो थ्राइव किए पूरे के पूरे एरियाज में। फिर भी लास्ट में आप देखेंगे कुछ ग्लेशिएशंस हुई, हमारे पास फ्लड्स आए, फिर से थोड़े बहुत जानवर खत्म हो गए, फिर से कुछ लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया, अडैप्ट किया, इवॉल्व किया ऑन दोस पर्टिकुलर एरियाज एंड एनवायरनमेंट्स। ये सारी चीजें होती गई, और लास्ट में आजकल हम हैं, nowadays we are in the time frame of Holocene, जो कि 11,000 years ago start हुआ। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि now we are into a different stream, different time frame called Anthropocene। Anthropocene को बोला जाता है कि ये वो समय अब स्टार्ट हुआ जब इंसानों का बोलबाला है। Now this is the age of humans, not the age of mammals, because Anthropocene का मानना ही यही है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ही डीपली अब इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द ह्यूमंस। आज इंसान ही हर चीज को अब मैनिपुलेट करते हैं, इंसान ही हर चीज के ऊपर अब अपना वो दबदबा बना के बैठा है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द राइटर्स राइट इट एज एंथ्रोपोसीन, लेकिन एज पर द ओरल जियोलॉजिकल टाइम स्केल वी आर स्टिल इन द होलोसीन टाइम। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम ये पढ़े, ये जानने की कोशिश करें कि समय को किस तरीके से डिवाइड किया गया। अब हम आते हैं हमारे डेटिंग मेथड्स की तरफ। डेटिंग मेथड्स होते क्या है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। डेटिंग मेथड्स कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम पता लगाएं कि किस हिसाब से ये चीजें हुई, कब हुई, कितनी पुरानी ये आर्टिफैक्ट्स है, कितने पुराने ये सेटलमेंट्स है, कितने पुराने ये फॉसिल्स है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजों का इस्तेमाल किया, एक रिलेटिव डेटिंग मेथड्स और दूसरा एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। रिलेटिव डेटिंग मेथड्स मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये हमें दर्शाता है कि ये इतना पुराना इसलिए है बिकॉज ये इस समय के साथ बना था, इस चीज के साथ बना था। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलेट कर रहे हैं कि अगर ये लैपटॉप इस जगह पे पड़ा है तो इसमें और इसमें इसी का अंतर है कि ये सेम जगह पे बैठे हैं। इसी तरीके से स्ट्रेटिग्राफी एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव डेटिंग टेक्निक है। रिलेटिव डेटिंग टेक्निक ऐसे आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ये कर्सर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग सतह बनी है इस जमीन के ऊपर। पहले एक लेयर बनी है, फिर दूसरी लेयर बनी है, फिर तीसरी लेयर बनी है, फिर चौथी लेयर बनी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक लेयर में हमें दो डिफरेंट चीजें मिली, जैसे फॉर एग्जांपल इस एक लेयर में मुझे यहाँ पे एक पत्थर भी मिला और एट द सेम टाइम एक बूंद भी मिली, और ये पत्थर आर्टिफैक्ट बनाया गया था, या ये पत्थर में या कोई चीज और चीज थी। इस चीज दोनों में से मैं एक चीज को डेट कर पा रहा हूं। मुझे पता है ये चीज कितनी पुरानी है। अगर मुझे पता है ये वाली चीज कितनी पुरानी है तो मैं रिलेट कर सकता हूं उतनी चीज ये भी पुरानी होगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से देखा जाता है, बिकॉज द लास्ट वन, द डीपर वन विल बी द ओल्डेस्ट वन, द टॉपेस्ट वन विल बी द न्यूएस्ट वन। जो हमारे पास अगर हम सुपरपोजिशन में जो ये लेयर्स, जो सॉइल प्रोफाइल्स हमारे पास होते हैं, इन सॉइल प्रोफाइल्स को जब हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू सी दैट कि ये जो समय है ये अलग अलग चीजों में देखा जा सकता है। जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे नया होगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना होगा।
इसी तरीके से आपने ओल्डोवाई गोज के बारे में बात सुनी होगी, जहां पे हमने देखा कि ऊपर वाले सतह पे होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं, नीचे नीचे सतह पे जाने से होमो हैबिलिस के भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो दो दे आर डिफरेंट स्पीशीज, बट एक ही जगह पे वो बैठते थे और अलग अलग समय पे वो वहां पे बैठते थे। तो ये स्ट्रेटिग्राफी से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेट करती है। तो ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि ये कितना पुराना है। सो इट्स जस्ट रिलेटिंग टू थिंग्स विद वन अनदर। दूसरा होता है फ्लोरीन डेटिंग मेथड। असल में डेटिंग मेथड्स बहुत सारे हैं। इसमें हमारे पास आप देखेंगे कि रिलेटिव डेटिंग मेथड में हमारे पास स्ट्रेटिग्राफी भी आता है, टाइपोलॉजी भी आता है, पोलन एनालिसिस भी आता है, हमारे पास जियोक्रोनोलॉजी भी आता है, हमारे पास फ्लोरीन टेस्ट भी आता है, हमारे पास नाइट्रोजन टेस्ट भी आता है। ये सारे टेस्ट इस्तेमाल होते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं, ये रिलेट करके हमें बता सकते हैं कि ये चीज इतनी पुरानी है और ये चीज हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लोरीन डेटिंग मेथड का जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप देखेंगे या तो ये हम बोन्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या तो ये टीथ्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे दांत होते हैं या जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनके ऊपर ज्यादा फ्लोरीन डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। असल में जब कोई भी शव, जब कोई भी स्कल्टन या कोई भी इंसान या कोई भी क्या कहते हैं ह्यूमन जमीन के नीचे चला जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो फ्लश होता है, जो मीट होता है, जो मांस होता है, वो खत्म हो जाता है, वो गल जाता है, उसको बैक्टीरिया वगैरह सब खा जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। रह जाता है बस हड्डियों का एक ढांचा, वो भी खत्म होता है, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम टू गेट एब्सॉर्ब्ड, उसमें ज्यादा समय लगता है। लेकिन जो फ्लश होता है ये जल्दी जल्दी से खत्म हो जाता है। तो ये जो बोन्स होती है और ये जो टीथ्स होते हैं, अगर ये जमीन के सतह के साथ मिल गए और इस जमीन के सतह में ऑलरेडी फ्लोरीन अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है कि ये फ्लोरीन कितना अवेलेबल है सराउंडिंग्स में। या कभी कभार आप देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे पानी ज्यादा बहता है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है, तो वहां पे फ्लोरीन भी ज्यादा अवेलेबल होता है। तो इससे हम असल में रिलेट कैसे कर पाते हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारे इस फॉसिल के दांत हैं या हड्डियां हैं, इसमें कितना फ्लोरीन एब्जॉर्ब हुआ है। असल में समय के साथ साथ जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा फ्लोरीन अब एब्जॉर्ब ये बोन या ये टीथ्स करेंगे, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ होगा उतना ज्यादा हम बता सकते हैं कि ये पुराना है। दैट मीन्स वी कैन से इफ द फ्लोरीन इज मोर, द डेट गोज टू द पास्ट। जितना भी हमारे पास ज्यादा फ्लोरीन अवेलेबल होगा उतना हम बता सकते हैं कि ये ज्यादा पुराना है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन कि ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, किस सॉइल में दब गई थी। क्या इस सॉइल में ज्यादा फ्लोरीन ऑलरेडी था, या कंपैरिजन में अगर हम देखें कि एक अफ्रीका में सॉइल देखी गई जहां पे फ्लोरीन कंटेंट बहुत कम है, एशिया में देखेंगे जहां पे फ्लोरीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एशिया में जाने से जो फॉसिल मिलेगा उसमें फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा होगा और अफ्रीका में जाने से फ्लोरीन कंटेंट कम होगा। तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये भी नहीं बता सकते क्या ये सच में एशिया वाला ज्यादा पुराना है और वो ज्यादा नया है। तो ये कहीं ना कहीं टू मेक सेंस, इट मेक्स सम काइंड ऑफ आइडियाज कि हाँ ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना है। ये सारी चीजें हम एटलीस्ट जनरलाइज कर सकते हैं कि ये इतना पुराना है, लेकिन एक एग्जैक्ट फिगर में हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना पुराना है। सो ये है हमारा फ्लोरीन डेटिंग मेथड। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव डेटिंग मेथड में एक और मेथड है जिसको हम नाइट्रोजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन मेथड भी हमारा एक रिलेटिव डेटिंग मेथड ही है। नाइट्रोजन डेटिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये भी हमारे बोन्स के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, ये भी बोन्स को लेके ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता होगा जो बोन्स बने होते हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इसमें फैट होता है और कुछ बोन प्रोटीन होते हैं जिसको हम कोलेजन के नाम से भी जानते हैं। Once the bone is deposited under the soil, जो ही हमने इस हड्डी को सॉइल के अंदर रखा, वहां से जो इसका कोलेजन है, ये कोलेजन
असल में डिके हो जाता है एंड इट फॉर्म्स इनटू क्या कहते हैं, इट डिकेज इनटू नाइट्रोजन। ये अपने आप को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, यूनिफॉर्म रेट में, पूरा न्यूट्रल वे में ये अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रोजन। और जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा कोलेजन कन्वर्ट होता होगा नाइट्रोजन में। तो हम बता सकते हैं कि इसमें इतना नाइट्रोजन बना है, इतना कोलेजन खत्म हुआ है, तो हम इसको रिलेट करके बता सकते हैं कि ये इतनी पुरानी होगी। ये इतना एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो बोन होगी ये इतनी पुरानी होगी, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेटिव डेटिंग मेथड्स दैट वी यूज, ठीक है। उसके बाद एक और भी है जिसको हम वर्ब एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। वर्ब एनालिसिस असल में होता है कि जो हमारे स्ट्रीम्स होते हैं, जो पानी के रिवर्स में बहते रहते हैं, जो द वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द स्टिल वाटर्स, ये अलग अलग साल में अलग अलग किस्म की परतें बनाते हैं, कुछ वर्ब्स बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं। जैसे विंटर्स में सिल्ट लेके आते हैं, क्लेज लेके आते हैं, उसी तरीके से समर्स में क्ले लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड कि अलग अलग हर साल हर समय ये अलग अलग लेयर्स बनाते जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दोस लेयर्स वी कैन से कि ये इतनी एक एक लेयर बनती जाती है। फिर जिस लेयर में हमें पता लगेगा वी कैन से कि ये इतना पुराना है, इस समय से साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सो ये थे कुछ रिलेटिव डेटिंग मेथड्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये आइडिया मिले कि हम कैसे चीजों को एस्टिमेट करते हैं कि ये कितने पुराने हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स पे हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की, जहां पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज में, एग्जैक्ट फिगर्स में हमारे पास आइडियाज आते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट है, ये जो क्या कहते हैं फॉसिल है, इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, ये कितना पुराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा है, मैं एग्जैक्ट फिगर में बता सकता हूँ कि ये 10,000 साल पुराना है। दैट मींस आई एम यूजिंग न्यूमेरिक्स, आई एम यूजिंग एग्जैक्ट नंबरिंग्स ऑफ दैट डेट कि ये 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है। सो वी आर गिविंग एब्सोल्यूट डेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास। कार्बन 14 डेटिंग है, हमारे पास थर्मोल्यूमिनेसेंस है, हमारे पास पोटेशियम ऑर्गन है, हमारे पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, हमारे पास ऑब्वियसली हाइड्रेशन है, हमारे पास फिशन ट्रैक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, इसी तरीके से अमाइनो एसिड रेसिमाइजेशन है, पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास डेट्स एग्जैक्ट टर्म्स में पेश आए, डेट्स को हम प्रॉपर तरीके से बता पाए। So the first division of absolute dating methods is on the basis of the radiometric techniques. हमारे पास दो किस्म के टेक्निक्स है, या तो ये नॉन रेडियोमेट्रिक डेटिंग होगी या तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग होगी। नॉन रेडियोमेट्रिक मींस we are not using any kind of radiometric devices या radiometric isotopes। हम कुछ भी isotopes इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही उसको मेजर कर रहे और ना ही कुछ भी isotopes का हम इस्तेमाल कर रहे, उसके बिना ही हम डेट्स को बता पा रहे हैं। दूसरे होते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स। ये वो डेटिंग मेथड्स होते हैं जिसमें हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये कितना पुराना है। सो एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड है जिसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड भी बोलते हैं, या कार्बन 14 डेटिंग के मेथड से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मेथड था जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर सामने पेश किया गया, पब्लिश किया गया कि हम ऐसे चीजों को, इट इन्वॉल्व्ड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में इसने बहुत एक ना वो काया पलट दी, because it was so important for us to understand the past and it was so crystal clear to understand। लोगों को बहुत ही आराम से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीजों को हम समझ पाते थे, and it was one of the important aspects of archaeology जिससे ये डेवलप बहुत अच्छे से हुआ। तो आर्कियोलॉजी में हो या आर्कियोबॉटनी में हो, आर्कियोलॉजी में हो, इस रेडियोमेट्रिक डेटिंग का बहुत बड़ा दबदबा था और बहुत बड़ा रोल आज भी है चीजों को डेट करने में। बिकॉज ये जो कार्बन ऑफ क्या कहते हैं हम रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये बहुत ही अच्छे से भी की जाती है और हमें एग्जैक्ट फिगर्स में सामने पेश किया जाता है। रेडियो कार्बन 14 डेटिंग का जो मकसद है, जो रोल है, जो प्रोसेस है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कार्बन
नॉर्मल इंसान में जब ये मरता है तो कार्बन मेटल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं एक कार्बन 14 में। ये मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो ही वो कार्बन 14 डेटिंग हम जानवर लोग खाते हैं, वो सारी चीजें लोग खाते हैं, और वो कार्बन 14 आहिस्ता 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 एसिमिलेट होता है इंसान के बॉडी में, और ये तब तक खाता रहता है, तब तक ये बुरी होता रहता है, जमा होता रहता है, जब तक ये इंसान, जब तक ये ऑर्गेनिज्म मर ना जाए। वंस ये ऑर्गेनिज्म या ये लिविंग थिंग खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है या मर जाता है, इसका जो ये प्रोसेस है अब रिवर्स हो जाता है। अब यहां से ये जो इसने आज तक जितना भी कार्बन 14 अपनी बॉडी में जमा किया था, ये अब रिवर्स हो रहा है, ये अब खत्म हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक गाय ने कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ कार्बन 14 डेटिंग खाई है, तो इसकी बॉडी में 4 ग्राम अवेलेबल होंगे। वंस द काउ इज डेड, जो ये गाय मरेगी, उस समय से आहिस्ता आहिस्ता होके हाफ लाइफ पीरियड को लेके ये कार्बन 14 अब खत्म होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, ये गाय आज से 5000 साल पहले मरी, तो इसके पास 4 ग्राम रेडियो कार्बन था, इसके पास कार्बन 14 4 ग्राम था। तो एज पर द रेडियो कार्बन डेटिंग, एज पर कार्बन 14 जिसका हाफ लाइफ 7500 ईयर्स है अप्रोक्सीमेटली, तो है तो बराबर कुछ और, लेकिन 7500 ईयर्स के इसके हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ में दैट मींस 4 ग्राम से 2 ग्राम, ये 7500 साल में होंगे। दैट मींस इसका जो टाइम फ्रेम है, इसको 5 साल ही हुए हैं, लेट्स कीप इसको 50 साल हुए। 50 साल में इसके पास 4 ग्राम था, उसके बाद पहले 7000 साल में ये 2 ग्राम बना, फिर 7500 साल में ये 1 ग्राम बना, फिर 7500 साल में 50 ग्राम बना, सॉरी 0.50 ग्राम बना, फिर 50 साल में 0.25 ग्राम बना, फिर 7500 साल में ये 0.13.1 वगैरह ग्राम बना। तो इससे एक ऐसा समय भी आएगा जब ये पूरा का पूरा कार्बन 14 खत्म हो जाएगा। दैट्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कार्बन 14 डेटिंग, बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ही है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही ये आपको बता सकता है कि ये कितना पुराना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये कार्बन 14 डेटिंग हम बस लिविंग थिंग्स के ऊपर ही कर सकते हैं। ओनली ऑन द लिविंग थिंग्स वी कैन यूज द कार्बन 14 डेटिंग। तो ये इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन एक और भी मसला है, देयर इज वन अनदर एस्पेक्ट टू सी फॉर द कार्बन 14 डेटिंग, दैट इज कि अगर हमारे पास एक फॉसिल है, इस फॉसिल में कितना कार्बन 14 डेटिंग होना चाहिए और हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, सैंपल साइज कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम चारकोल के बारे में बात करें, वुड के बारे में बात करें, आइवरी के बारे में बात करें, पीट के बारे में बात करें, टेक्सटाइल के बारे में बात करें, बून के बारे में बात करें, या ऑर्गेनिक या अर्थ मिक्सचर्स के बारे में बात करें, अलग अलग के सैंपल्स अलग अलग तरीके से होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर हम चारकोल के बारे में बात करें तो सैंपल फॉर रेडियो कार्बन किसी भी सूरत में 20 ग्राम होना चाहिए, और इस क्या कहते हैं 20 ग्राम से कम अगर ये सैंपल साइज हुआ तो हम इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्बन 14 डेटिंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जब हम बून के बारे में बात करें, किसी भी सूरत में वी नीड 300 ग्राम्स ऑफ बून्स, तो किसी भी सूरत में 300 ग्राम ऑफ बून्स हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम बता सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखिए कि कुछ फॉसिल्स जब हम जमीन से निकालते हैं, उन फॉसिल्स का ना इतना सा टुकड़ा, जस्ट 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम ऑफ द बोन इज प्रेजेंट, तो इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से कार्बन 14 डेटिंग नहीं कर पाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन हम हर जगह पे कार्बन 14 डेटिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो कार्बन होता है, उसके साथ जब ओजोन के साथ लेयर कट जाता है, एक रिएक्शन हो जाती है, तो हमारे पास
पास कार्बन 14 बन जाता है, और यही कार्बन 14 फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स खा जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, जो बुशेस वगैरह वो सब होते हैं, वो उनमें एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्लांट्स, वो एनिमल्स, वो सारी चीजें हम खा जाते हैं, और वो इस चेन के थ्रू से ये कार्बन 14 हमारी बॉडी में आ जाता है, और फिर ये एक्यूमुलेट होता जाता है। एक्यूमुलेशन के बाद एक समय आता है जब ये इंसान मर जाता है, उस समय के बाद ये क्या कहते हैं, ये हाफ लाइफ को लेके साथ में ये डिके हो जाता है, और डिके को ही हम वे पढ़ पा रहे हैं, डिके को ही हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये कितना पुराना है। हाउ ओल्ड द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज, हाउ ओल्ड दैट पर्टिकुलर बोन इज, हाउ ओल्ड दैट पर्टिकुलर व्हाटएवर इट इज, बोन है, मसल है, व्हाटएवर इट इज, ये हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक और है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो या क्या कहते हैं, चलो ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेट्स कीप नॉन रेडियोमेट्रिक डेटिंग इन द लास्ट, फिलहाल के लिए रेडियोमेट्रिक में पढ़ रहे हैं। एक और इसमें आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। थर्मोल्यूमिनेसेंस में अगर आप टर्म्स को ही अंडरस्टैंड करें, थर्मोल्यूमिनेसेंस, थर्म मींस हीट और लाइट, और हीट, थर्म मींस हीट, एंड luminescence means light. That means कुछ चीजें गर्म हो रही हैं और कुछ चीजें लाइट दे रही हैं, और on the basis of that we basically try to understand किस तरीके से ये thermoluminescence होता है। असल में जब भी हम किसी क्या कहते हैं स्टोन को, जैसे पोट्री को, किसी ऐसी चीज को एक बार इतना ज्यादा हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसके जो लेटेस्ट होते हैं उसमें कुछ कार्बन एटम्स, कुछ एटम्स फंस जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो एक समय में बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एक रेडिएशन, कुछ ना इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप हो जाते हैं, उनको हम जब फिर से हीट करेंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और उस बाहर निकलने की प्रक्रिया में जितनी हीट और जितनी लाइट वो सामने देंगे, on the basis of that light and heat we try to understand, we try to study कितने लाइट और कितनी हीट इसने दी। on the basis of that हम बता रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स में ये एज है। सो आप ओवरऑल जब आप डेटिंग, इस थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग को अंडरस्टैंड करोगे, सबसे पहले रेडिएशन एक्सपोजर किया जाता है, कहीं ना कहीं इसको रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, फिर हम इसको हीट करते हैं, जब करते हैं प्रॉपर तरीके से, इसको फिर से हीट किया जाता है, तो वहां से देखा जाता है कि लाइट कितनी इमिट हुई है, और वो लाइट जितनी इमिट हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू कैलकुलेट द एज। बुनियादी तौर पे हम फिर से उसको हीट कर रहे हैं, वहां से जो लाइट इमिट हो रही है वो प्रॉपर तरीके से मेजर की जाती है, और मेजर करने के बाद हम एज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन या पर्टिकुलर पोट्री इवेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और है पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड्स। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड भी सेम रेडियोमेट्रिक डेटिंग के तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं वो पोटेशियम 40 इस्तेमाल होते हैं और आर्गन 40 इस्तेमाल होता है। सेम तरीके से ये मिनरल्स क्रिस्टल लेटेस में फंसा हुआ होता है, उसमें क्या कहते हैं बंधे जाते हैं, उसके बाद जब क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से उनके डेटिंग्स को पढ़ा जाता है, उनके हाफ लाइफ्स को देखा जाता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाफ लाइफ हम बता रहे हैं कि ये कितना पुराना है, ये कितना समय तक हमें पुराना लेके जाता है। लेकिन पोटेशियम आर्गन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वोल्केनिक रॉक्स के ऊपर ही हम करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेटिंग टेक्निक्स और यहाँ पे जो हाफ लाइफ है ये बहुत पुरानी चीजों पे चला जाता है। ये हमारे पास ये जो आइसोटोप्स हैं ये वोल्केनिक रॉक्स वगैरह उन चीजों के ऊपर ही पेश होता है। देन वी हैव द डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत अच्छे से अगर की जाए तो बहुत प्रॉपर डेटा देता है। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो एविडेंस आपके पास पेज है, जो चीज आपके पास है, क्या वो वेल प्रिजर्व पोजीशन में है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंड्रोक्रोनोलॉजी असल में दे आर यूजिंग द सर्कल्स ऑफ द ट्री। जो ट्री रिंग्स होते हैं उन ट्री रिंग्स को अलग अलग समय में पढ़ा जाता है। असल में हर साल एक ट्री अपने राउंड में एक रिंग चढ़ाता है। अगर वो ट्री रिंग बारिश ज्यादा हुई है तो वो ट्री रिंग मोटा होगा, अगर बारिश कम हुई है तो वो ट्री रिंग छोटा होगा। बिकॉज जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसमें आप देखेंगे कि हर साल जो ये पेड़ होता है ये मोटा हो जाता है और हर साल इसके अराउंड एक एक लेयर चढ़ती जाती है।
तो इट डिपेंड्स ऑन कि अगर ज्यादा बारिश हुई है तो ये मोटा लेयर होगा, अगर कम बारिश हुई है तो छोटा लेयर होगा। तो उस ट्रांसवर्स सेक्शन को फिर आराम से प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है। हाउ मेनी ट्री रिंग्स आर देयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस ट्री रिंग्स हम बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने रिंग्स इसमें बने हुए हैं, और हर रिंग ये भी बता सकते हैं कि इस रिंग में अगर ज्यादा मोटाई है, ये ज्यादा चौड़ा है, इससे हम बता सकते हैं कि इट्स बिकॉज इस समय में ज्यादा बारिश हुई थी, इस समय में बर्फ ज्यादा हुई थी, या व्हाटसोएवर इट इज, वी कैन रिलेट इट देन आल्सो विद द अदर एस्पेक्ट्स, कि हम बता सकते हैं यस दिस इज द टाइम फ्रेम जहां पे ये हुआ था, जहां पे जियोलॉजिकल टाइम जो ग्लेशिएशन हुई थी, आइस एज हुई थी, इस समय पे ये हुआ था, इस समय पे ये हुआ था। तो कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग द ट्री रिंग्स, जिससे हम बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है ना। अब चूंकि समय बहुत कम है, वी नीड टू कंप्लीट इट, हमारे पास कुछ ऐसे भी चीज हैं जो हम क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम बोल रहे हैं कि पास्ट में कैसी चीजें हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स जिसको लेके हम ये बता रहे हैं कि पास्ट कैसे था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटिंग मेथड्स। डेटिंग मेथड्स जो कि मैंने आप लोगों को अभी बोला, डेटिंग मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। इस चीज से हम ये भी बता सकते हैं कि ये किस समय में हुआ था, ये क्या फेनोजोइक में हुआ था, सिनोजोइक में हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीजें हम डेटिंग टेक्निक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटल क्लाइमेट डेटा हम पेश कर रहे हैं। हमारे पास डेटा बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि क्लाइमेट कैसे कन्वर्ट हुआ, हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं ग्लेशियल एविडेंसेस होते हैं हमारे पास। अभी जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देख के पा रहे हैं कि ये ऐसे हुआ था। डॉक्यूमेंटल अगर कोई चीज अवेलेबल हो, लिटरेचर में अगर कोई चीज अवेलेबल हो कि इस समय में ऐसा हुआ था, इस समय में एक बाढ़ आई थी, इस समय में अर्थक्वेक हुआ था, इस समय पे एक ऐसा जलजला हुआ था, तो ये सारी चीजों को मिला के फिर डेटिंग मेथड्स को मिला के साथ साथ में डेंड्रोक्रोनोलॉजी जिसे जो हमें पता चलता है कि कब मोटा सा रिंग बना है, दैट मींस इस समय पे उस समय पे एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस ऐसे हुई थी, इस समय पे ज्यादा बारिश हुई थी। कोरल रिकॉर्ड्स जो कि हमारे पास बहुत अच्छा एविडेंस है, जो कि कोरल रीफ्स होते हैं, जो समंदर के अंदर में कोरल रीफ्स होते हैं, उन द बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि ये कोरल रीफ्स कितने पुराने हैं, इसमें भी कितनी डिस्टर्बेंसेस आई है, इसमें भी कितने अच्छे से वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो ये देख के भी आइस कोर जो कि हमारे पास आइस जोन्स में आप देखेंगे, आइस क्या कहते हैं आइसलैंड में, ग्रीनलैंड में, वहां पे आप देखेंगे जो हमारे पास ये जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स के अंदर जो कोर्स बने हुए हैं, उन कोर्स को भी अंडरस्टैंड करके, या केव डिपॉजिट्स को अंडरस्टैंड करके, या ओशियनिक सेडिमेंट्स को अंडरस्टैंड करके, ओवरऑल ये सारी चीजें जिसमें ग्लेशियल एविडेंसेस, आइस एजेस, प्लूविएशंस, ये सारी चीजें मिला के देन वी केम टू नो कि ये पास्ट ऐसे हुआ था। इंसान का जो अतीत था, इंसान का जो पास्ट था, ये इस समय था, ये पास्ट ऐसे बीता है, ये पास्ट ऐसे गुजरा है। इस पास्ट में इंसान ने इस चीज के बारे में बात की थी, इस चीज के खिलाफ अंडरस्टैंड किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्या कहते हैं नीदरथैलेंसिस के बारे में बात करते हैं। जब हम नीदरथैलेंसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ग्लेशिएशंस चल रही थी, लेकिन फिर भी इंसान उस टाइम में अपने आप को डट के रखा, अपने आप को अडॉप्ट किया उन दोज एनवायरमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर पास्ट कैसे हुआ है, बिकॉज इसी चीज से अगर आप देखेंगे हम बता पा रहे हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैसे हुआ है, बिकॉज दीज आर ऑल द एविडेंसेस, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी यूज टू एक्यूमुलेट द डेटा रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तब जाके हम बता पा रहे हैं कि ये कैसे ये क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन हुई, कहाँ पे मास एक्सटिंक्शन हुआ, कहाँ पे इंसान ये अपने आप को पेश किया, कैसे अडॉप्ट किया, क्या सिचुएशंस इसने देखी, कौन से एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस इसने देखी, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल दीज एविडेंसेस, जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है। कुछ और भी एविडेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑर्कियोबॉटनी में, ऑर्कियोजोलॉजी में, जैसे हम बॉटनिकल एविडेंसेस देखते हैं, बहुत सारे पुराने पेड़, उन पेड़ों को देख के भी हम देख सकते हैं कि ये पुराने पेड़ डेंड्रोक्रोनोलॉजी को लेके, माइक्रोस्पोर्स, पोलन्स, ये आइटम्स को पढ़ के भी हम
बिकॉज दिस इज अ ह्यूज टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम एक घंटे के क्लास में इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम अलग अलग से देख सकते हैं कि मैक्रो बॉटनिकल एविडेंसेस को हम लेके कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन गो फॉर दोज माइक्रो बॉटनिकल रिमेन्स। हमारे पास बहुत बड़े बड़े जंगल ऐसे पड़े हुए हैं, दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू द ऑयल्स, दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू द क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये अलग अलग जमीन के नीचे से बहुत अलग अलग एविडेंसेस पेश आ रही है। हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हमारे पास स्पोर्स है, पोलन्स है, और बॉटनी को लेके इवन कि हम ये भी बता सकते हैं कि कौन से अलग अलग लेयर में कौन से स्पोर्स अवेलेबल है, कौन से पोलन्स अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेटिव डेटिंग मेथड हम बता सकते हैं कि इस समय पे पोलन्स अवेलेबल थे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर पोलन्स अवेलेबल नहीं है तो हम बता सकते हैं शायद पूरा का पूरा स्नो में कवर था, बिकॉज पोर्स जब नहीं है, जब सॉरी पोलन्स नहीं है तो फ्लावर्स नहीं होंगे, जब फ्लावर्स नहीं हो तो दो ही एविडेंसेस हो सकते हैं, या तो पूरा जला हुआ पड़ा होगा या तो पूरा बर्फ पड़ा होगा। और बिकॉज वहां से हम दूसरी इंफॉर्मेशन पेश कर रहे हैं, ट्री रिंग्स बहुत मोटी हो रही है, तो हम बता रहे नहीं, देयर आर ग्लेशिएशंस गोइंग अराउंड, देयर आर इंटरप्लुएशंस गोइंग अराउंड, देयर आर कगेरियन, कमासियन, कंजेरियन, ये सारी चीजें हुई हैं। और यही सारी इंफॉर्मेशन सेट को जब हम आपस में जोड़ते हैं, सारे जो जो दागे हैं, जब हम इनको आपस में बांधते हैं, तब जाके हम पास्ट को रिवील कर सकते हैं, तब जाके हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पेश कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा वो सिनोजोइक एरा के बारे में होगा, किस तरीके से ये सिनोजोइक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने ऑलरेडी पढ़ने की कोशिश की, सो आने वाले क्लास में हम ये चीजें भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का आज के क्लास में आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।